हेलो डीसी फैमिली, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम लोगों की लॉ की क्लास में। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पार्ट वन यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन कंप्लीट किया था। उसको मैं पार्ट वन और पार्ट टू कहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट वन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट टू स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जनरल प्रिंसिपल यानी सेक्शन 1 से लेकर के 75 तक का जो पोर्शन है वो आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट टू में जो सबसे पहले जो टॉपिक आता है इसको मैंने यूनिट 11 कह लीजिए या चैप्टर 11 कह लीजिए ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो करके मैंने मेंशन किया है। तो ये आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। देखिए ये जो पार्ट टू है ना इसका ये जो पार्ट टू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये एक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। इसी वजह से इसको पार्ट टू को बोला जाता है स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये नए वर्ड हैं आपके लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। पहले इसका मतलब समझते हैं। देखिए इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। लास्ट टर्न पे मैंने आपको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताया था, जो लास्ट वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताया था। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो इवेंट होता है वो मेन नहीं होता है, वो हमेशा कोलेट्रल होता है यानी कि सपोर्टिव होता है। उसी का ही एग्जांपल था इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट और जो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ये टाइप ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे देखते हैं इसको देखिए इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन किसी सामने वाले पर्सन के नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि भाई अगर तुम्हें नुकसान हुआ, चाहे वो मेरी वजह से हो या किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो, उस नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। अगर कोई भी पर्सन सामने वाले पर्सन से नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो नुकसान चाहे उसके थ्रू हो या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हो, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भाई अगर तुम्हारे घर में आग लगी, अगर तुम्हारे घर में आग लगी तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक, तो अब यहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी को नुकसान से बचाने की बात कर रहे हैं ना, कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी यानी कि तुम्हारा नुकसान हुआ तो फिर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में बन रहा है, यहां पर मिस्टर ए मिस्टर बी को जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे है उसको समझते हैं। देखिए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की अभी मैंने आपको मीनिंग बताई। अब देखते हैं मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे घर में आग लगी तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। अब देखिए 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और इनके घर में आग लगना ये लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है, यानी कि फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से बोला जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं ये टाइप ऑफ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंडेमनिटी के अंदर ही आते हैं। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर लाइफ इंश्योरेंस क्यों इंडेमनिटी के अंदर नहीं आता है। तो देखिए इंडेमनिटी किसका पार्ट है, कॉन्टिजेंट का। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। डेथ, डेथ तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेथ का होता है कि भाई अगर किसी पर्सन की डेथ हुई तो इंश्योरेंस कंपनी इतना देगी। डेथ तो सर्टेन है ना भाई, डेथ क्या हो गया, डेथ एक इवेंट हो गई, तो डेथ तो सर्टेन है और ये फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जितने भी और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, ये जो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस को इसका पार्ट नहीं माना गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका मतलब और इसकी मीनिंग आपको समझ में आई होगी। तो देखते हैं एक बार सेक्शन 124 एंड 125, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस
टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, तो दूसरे को लॉस से बचाने का प्रॉमिस कर रही है, कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो देखिए यहां पर या तो मेरे से आपका नुकसान हो या किसी थर्ड पर्सन से आपका नुकसान हो। यहां पर नुकसान की बात करी गई है, नुकसान केवल मेरी वजह से नहीं, किसी अगर थर्ड पर्सन की वजह से भी हो रहा है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंक्लूड किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्रोमिसर से खुद का प्रोमिसर की तरफ से लॉस हो या बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। इट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू प्रोटेक्ट द प्रोमिसी द पर्सन इंडेमनिफाइड फ्रॉम एनी लॉस। तो यहां पर जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी को का मतलब क्या हो गया, प्रोमिसी का मतलब हो गया इंडेमनिटी होल्डर, यानी हम जिसको प्रोमिस कर रहे हैं, जिसको नुकसान से बचाने की बात करी जा रही है, उसको हम इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या, उसको हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हम करेंगे। जो प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि यहां पर प्रोमिसर की बात हो रही है, यहां पर प्रोमिसर की बात हो रही है, जो प्रॉमिस कर रहा है उसको बोला जाता है इंडेमनीफायर, और जो प्रॉमिसी होता है यानी जिसके नुकसान की भरपाई की बात हो रही है उसको बोला जाता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। क्लियर सबको? तो जो प्रॉमिस कर रहा है उसको बोलेंगे इंडेमनीफायर, और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है यानी कि प्रॉमिसी, उसको बोला जाएगा इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। आगे देखते हैं, देखिए आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं एक बार। A contract to indemnify B against the consequences of any proceeding which C may take against B in respect of sum of rupees 10,000। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर A B के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, B को नुकसान से बचाने की बात कर रहा है। किस वजह से? ए बी से कह रहा है कि भाई अगर सी ने तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करी, यहां पर प्रोसीडिंग लिखा हुआ है ना, प्रोसीडिंग का मतलब क्या हो गया, कोर्ट में एक्शन लेना, कोर्ट में सूट फाइल करना। तो ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर सी ने तुम्हारे ऊपर 10,000 रुपए के मैटर के लिए सूट फाइल किया तो उसके नुकसान की भरपाई हम करेंगे। अब देखिए, इफ सी सूज बी एंड बी हैज टू पे डैमेजेस। अब अगर मान लीजिए सी ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और बी ने सी को कॉम्पनसेशन देना पड़ा, यानी कि डैमेजेस देने पड़े, तो उस डैमेजेस को क्या बी अपनी जेब से देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी को पहले ही बोल करके रखा हुआ था कि अगर सी तुम्हारे ऊपर सूट फाइल करता है और लीगल प्रोसीडिंग में कुछ भी होता है तो उसके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। तो यहां पर अगर सी बी के ऊपर सूट फाइल करता है और बी को सी को कॉम्पनसेशन देना पड़ता है तो बी यहां से वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट ए से रिकवर कर सकता है। दिस इज कॉल्ड इंडेमनिटी। देखते हैं, ए इज बाउंड टू इंडेमनीफाई बी फॉर दैट लॉस। उम्मीद है इंडेमनिटी का मतलब सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इट इज अ प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस, लॉस में अराइज ड्यू टू द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और थर्ड पर्सन। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। इट इज अ स्पीशीज ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैंने आपको बताया है कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। इट कम्स इनटू इफेक्ट ओनली व्हेन लॉस एक्चुअली अकर्स। तो यानी जब वाकई में लॉस होगा तभी परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। जैसे भाई सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इंप्लाइड भी हो सकते हैं। तो वैसे ही ये जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक्सप्रेस भी हो सकता है, यानी कि बाय वर्ड्स भी हो सकता है, और फ्रॉम कंडक्ट और रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज से भी हो सकता है। अप्लाइज ओनली टू ह्यूमन कंडक्ट। बिल्कुल, यहां पर देखिए जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, नेचुरल डिजास्टर्स पे बेस नहीं होता। यहां पर डेफिनेशन में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोमिसर है यानी कि इंडेमनीफायर है, वो इंडेमनिटी होल्डर को क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हें मुझसे या किसी थर्ड पर्सन से लॉस हुआ तो उस लॉस की जिम्मेदारी मेरी है। तो यहां पर जो नेचुरल डिजास्टर है उसकी बात नहीं करी जा रही है, यहां पर केवल और केवल ह्यूमन कंडक्ट की बात करी जा रही है। देखते हैं, does not cover loss caused by natural events like fire, storm unless specifically
अग्रीड। तो देखिए अगर अलग से स्पेसिफाइड है, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर फायर का भी तो इंश्योरेंस होता है, अर्थक्वेक का भी तो इंश्योरेंस होता है, बिल्कुल होता है, इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है अनलेस स्पेसिफिकली अग्रीड, यानी कि यह कंडीशन अलग से स्पेसिफाइड होनी चाहिए, एक्सप्रेसली मेंशन होनी चाहिए इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो अगर बाई चांस किसी नेचुरल डिजास्टर से नुकसान से बचाने की बात करी जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर यहां पर हमेशा ह्यूमन कंडक्ट की ही बात को, यानी ह्यूमन कंडक्ट के थ्रू अगर कोई लॉस हुआ है उसी को ही कवर किया जाएगा। आगे देखते हैं, कंसीडरेशन इज एसेंशियल, ऑब्वियसली कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन के बिना हो ही नहीं सकता, तो यहां पर भी कंसीडरेशन का होना जरूरी है। देखिए लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट सेटिस्फाई एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। तो जो सेक्शन 10 में एसेंशियल एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भले ही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन है तो कॉन्ट्रैक्ट ना, है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साफ साफ कहता है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी होता है। देखिए यहां तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, आगे देखते हैं एक बार। अब देखिए एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो सबसे पहले तो दो पार्टीज होनी चाहिए, ऑब्वियसली दो पार्टीज होंगी, कौन कौन सी? एक होगा इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर का मतलब क्या हुआ? प्रॉमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है और जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, यानी कि प्रॉमिसी, प्रॉमिसी को क्या बोला जाएगा? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। देखिए सबसे पहले इंडेमनीफायर, द पर्सन हु प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस, इंडेमनीफाइड द पर्सन हुज लॉस इज टू बी मेड गुड, यानी जिसको नुकसान से बचाने की बात करी जा रही है उसको बोला जाएगा इंडेमनीफाइड। दूसरा प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट, अब प्रॉमिस तो हो रहा है, किस चीज का प्रॉमिस हो रहा है? कॉम्पनसेट करने का। किस चीज से कॉम्पनसेट? अगर आपको मेरी वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई भी लॉस हुआ तो उस लॉस की जिम्मेदारी मेरी होगी, यानी यहां पर नुकसान की बात करी जा रही है, और नुकसान की बात करी जा रही है तो इसका मतलब यहां पर कॉम्पनसेशन की बात करी जा रही है। तो यहां पर जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो कॉम्पनसेशन का प्रॉमिस किया जा रहा है। देखिए द इंडेमनीफायर मस्ट प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस और डैमेज, तो यहां पे जो इंटेंशन है प्रॉमिसर की, जो प्रॉमिसर का प्रॉमिस करने का पर्पस है वो क्या है? सामने वाले को नुकसान से बचाना, या अगर उसका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई खुद से करना। तीसरा देखते हैं, लॉस मस्ट अराइज फ्रॉम कंडक्ट, तो बिल्कुल ये चीज मैंने अभी इसके पहले वाले पेज में भी डिस्कस करी कि यहां पर जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो लॉस से बचाने का किया जा रहा है, और लॉस कैसे होगा? ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि या तो प्रॉमिसर की तरफ से नुकसान हो या थर्ड पार्टी की तरफ से नुकसान हो, दोनों नुकसानों को इसमें कवर किया जाएगा, लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसको कवर नहीं किया जाएगा जब तक वो अलग से एक्सप्रेसली मेंशन ना हो। The conduct may be of the promiser himself or any other person. चौथा, ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 10 में एसेंशियल्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे इसमें भी होने चाहिए। फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसीडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एक्सेट्रा, ये सारी की सारी कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर ये सारे पॉइंट्स हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एक्सप्रेस और एक इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? बोल करके या लिख करके, तो नॉर्मल है। जैसे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंश्योरेंस का फॉर्म भरा जाता है ना, कोई आदमी किसी की गारंटी लेता है, जैसे गारंटी की कोई श्योरिटी, अभी गारंटी वाला खैर पोर्शन अभी आगे पढ़ेंगे तब उसका एग्जांपल लेंगे वरना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, गारंटी को भी छोड़ दीजिए। तो अगर कोई भी आदमी किसी को नुकसान से बचाने की बात करता है तो ऑब्वियसली वो बोल करके करेगा। तो जितने भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी बोल करके या लिख करके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे कवर्ड होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में। इंप्लाइड क्या होता है? इंप्लाइड होता है कि जहां पर बोला नहीं जा रहा है, या तो पार्टीज के बीच में एक ऐसा रिलेशन है या पार्टीज ऐसा कंडक्ट कर रही हैं जिसकी वजह से यहां पर अगर किसी पार्टी को नुकसान हुआ तो सामने वाला उसकी भरपाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए एक एजेंट को अपॉइंट किया, मान लीजिए कि मेरी दुकान में एक मैनेजर काम करता है, ठीक है। अब मैनेजर को काम करते समय कोई चोट लग गई तो उस चोट की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। तो वहां पर मेरे और उसके बीच में इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरा काम करते समय
अगर उसको कोई भी चोट लगी है, उसको कोई भी डैमेज हुआ है, तो उस नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? एम्प्लॉयर की होगी, प्रिंसिपल की होगी। तो इस तरीके के यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बुलाता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखते हैं एक बार, एक्सप्रेस इंडेमनिटी, प्रॉमिस इज मेड क्लियरली बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, इंप्लाइड अराइजेस फ्रॉम द नेचर ऑफ रिलेशनशिप और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो ये केस के सर्कमस्टेंसेस और दोनों पार्टीज के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इंप्लाइड का। A employs B as an agent to act on his behalf. B incurs liability while acting lawfully for A. अब यहां पर B A के लिए lawfully काम कर रहा था, A के behalf पर lawfully काम कर रहा था, और यहां पर अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ तो फिर उस सिचुएशन में A is bound to indemnify B against such liability। तो यहां पर अगर ए ने बी को लॉफुली एजेंट अपॉइंट किया हुआ है और बी अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके काम कर रहा है, लीगल काम कर रहा है, और उस दौरान अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इंडेमनिफायर की। इंडेमनिफायर कौन हुआ? ए। और इंडेमनिफाइड यानी कि इंडेमनिटी होल्डर कौन हुआ? बी। क्लियर सबको? सेक्शन 22। सेक्शन 22 हालांकि एजेंसी का सेक्शन है, इसको अभी हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा केस लॉ के लिए। इसको पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है लेकिन आसान है, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए, अभी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एक मतलब बताया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर एक पार्टी सामने वाली पार्टी को नुकसान से बचाने की बात कर रही है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में भी पढ़ा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉमिस किया कि भाई अगर सी ने तुम्हारे ऊपर स्यू किया, अगर सी ने तुम्हारे ऊपर स्यू किया या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग करी, तो उस केस में अगर तुम्हें कोई भी कॉम्पनसेशन देना पड़ा या खुद को तुम्हें डिफेंड करना पड़ा तो उसका जो भी खर्चा होगा वो पूरा का पूरा खर्चा मैं बेयर करूंगा। तो ये कौन हो गए? इंडेमनिफायर। ये कौन हो गए? इंडेमनिटी होल्डर। अब सी ने क्या किया? सी ने वाकई में बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया और कोर्ट ने बी को ऑर्डर दिया, ऑर्डर बाय कोर्ट, कोर्ट ने बी को ऑर्डर किया कि आपने सी को 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्ट ने बी को ऑर्डर किया कि आपने सी को 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब कोर्ट ने अभी केवल ऑर्डर किया है, बी ने अपनी तरफ से पैसा दिया नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जब जैसे ही कोर्ट ने बी को ऑर्डर किया कि आपको 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्या उसी समय बी ए से पैसा मांग सकता है? यानी कि एट द टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट कैन बी डिमांड दैट मनी फ्रॉम मिस्टर ए एट द टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या जब मिस्टर बी मिस्टर सी को पैसा दे देंगे। अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया लेकिन अभी तक बी ने सी को पैसा तो दिया नहीं है, तो दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या बी जब सी को पैसा दे देगा, क्योंकि इसने प्रॉमिस क्या किया था कि भाई अगर तुम्हें कोई भी नुकसान हुआ, अगर तुम्हें कोई भी कॉम्पनसेशन देना पड़ा तो उस नुकसान की जिम्मेदारी मेरी है। अब बी ए से पैसा मांग रहा है तो ए कहेगा कि भाई तुमने अभी तक दिया कहां है? अभी तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तुमने अभी अपनी जेब से कोई पैसा खर्चा तो किया नहीं है, और जब तक तुम्हारी जेब से पैसा निकलेगा नहीं तब तक हम उसको लॉस कैसे मान ले? तो यहां पर क्या मिस्टर बी को पहले पैसे अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे और बाद में वो ए से रिकवर कर सकते हैं? तो यहां पर आंसर होगा कि जब इनकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाती है, यानी लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो जाने का मतलब यानी जब ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि अब इनको लॉस से कोई बचा नहीं सकता। कैसे नहीं बचा सकता? भाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, अब तो देना पड़ेगा। भाई कोर्ट का ऑर्डर आप डिनाई थोड़ी ना कर सकते हो, कोर्ट के डिसीजन की वैल्यू होती है। कोर्ट का ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, आपने माना या माना, नहीं मर्जी हुई नहीं माना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो ये आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी अराइज हो गई, यानी अब आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो जब किसी भी पार्टी की यानी कि इंडेमनिटी होल्डर की, जब इंडेमनिटी होल्डर की एब्सोल्यूट लायबिलिटी अराइज हो जाती है, यानी कि अब उसको नुकसान होना तय है, तभी
इंडेमनीफायर को, इंडेमनिटी होल्डर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, उस अमाउंट को पे करना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी एब्सोल्युटली खड़ी हो जाती है, यानी अब उसको देना ही देना पड़ेगा, तभी इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। एक बार थ्योरी पे देखते हैं। देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर। अर्लियर इट वाज बिलीव दैट earlier it was believed that indemnifier's liability starts only after the indemnified has actually suffered a loss. However, Indian courts have expanded the scope. तो पहले क्या होता था, पहले जब इंडेमनीफायर को वाकई में लॉस हो जाएगा तभी आपको वो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। यानी कि पहले की सिचुएशन क्या थी, पहले की सिचुएशन अगर हम एग्जांपल के हिसाब से देखें तो यहां पर जब मिस्टर बी मिस्टर सी को कॉम्पनसेशन दे देंगे उसके बाद ही एक ही लायबिलिटी अराइज होगी। लेकिन इंडियन कोर्ट्स ने क्या किया, इंडियन कोर्ट्स ने इसके स्कोप को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया। देखते हैं क्या एक्सपेंड किया। यहां पर केस लॉ है, इस केस लॉ में जो कोर्ट का डिसीजन आया था उसको एक बार देखते हैं। गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन के केस में 1942 में यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था दैट द इंडेमनीफाइड कैन कंपेल द इंडेमनीफायर टू पे एज सुन एज हिज लायबिलिटी बिकम्स एब्सोल्यूट। तो यहां पर जो इंडेमनीफाइड है वो इंडेमनीफायर को कंपेल कर सकता है जैसे ही उसकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट होती है, इवन बिफोर एक्चुअल पेमेंट इज मेड। यानी एक्चुअल पेमेंट देने से पहले जब लायबिलिटी एब्सोल्यूट हो गई है तभी वो पैसे को देने के लिए कंपेल कर सकता है इंडेमनीफायर को। Therefore, liability of indemnifier arises when the loss becomes certain or imminent, not only after actual loss occurs. क्लियर सबको? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में केस लॉ आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं सेक्शन 25। देखिए सेक्शन 25 क्या बोलता है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। यानी कि इंडेमनिटी होल्डर के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं। इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, जिसको प्रॉमिस किया गया है, यानी कि प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसी के पास में क्या क्या राइट है, देखिए। व्हेन सूट द इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर। तो बिल्कुल अगर जब भी सूट फाइल होगा तो इंडेमनिटी होल्डर के पास में पूरा राइट है कि वो इंडेमनीफायर से उस अमाउंट को पूरा का पूरा रिकवर कर सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से अमाउंट को रिकवर कर सकता है। सबसे पहले ऑल डैमेजेस। ऑल डैमेजेस का मतलब भाई जितना भी कॉम्पनसेशन का अमाउंट है उस अमाउंट को वो रिकवर कर सकता है, विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए एग्जाम्पल, इफ B is sued by C and B pays damages, A indemnifier must reimburse B। बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं। दूसरा ऑल कॉस्ट। देखिए ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी जब मैं आपको नॉमिनल डैमेजेस वाला टॉपिक पढ़ा रहा था। तो नॉमिनल डैमेजेस वाले टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर नॉमिनल डैमेजेस हैं यानी कि नाम मात्र की डैमेजेस हैं, कोर्ट ने बोला केवल 501 रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है यार 25,000 रुपए खर्च करके कोर्ट में केस किया और उसके बाद में 500 रुपए की डैमेजेस मिल रही है, क्या ये सही है? तो मैंने आपको बताया था ना, जो कॉस्ट ऑफ सू होता है हालांकि वो आपको उतना ही मिलेगा जितना रीजनेबल है, आप बढ़ा चढ़ा करके नहीं ले सकते हो। तो जो भी सूट की कॉस्ट थी वो प्लस नॉमिनल डैमेजेस। तो सेम वही चीज यहां पर भी है कि जो भी कॉस्ट है सूट फाइल करने की उस कॉस्ट को भी इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। तो देखिए all cost which he may be compelled to pay in any such suit provided he acted prudently and within the authority of the indemnifier। तो भाई कॉस्ट आपको उतनी ही मिलेगी जो रीजनेबल है। कई बार होता क्या है कि लोग ज्यादा अमाउंट रिकवर करने के लिए उल्टे सीधे खर्चे दिखा देते हैं, वो अमाउंट आप रिकवर नहीं कर सकते। जो एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पैसा खर्च करता है उतना अमाउंट आपको रिकवर करने की परमिशन है इन कॉस्ट। क्लियर सबको? तो चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं।
ऑल सम्स पेड अंडर अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कोई सूट फाइल किया गया, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, मैंने आपको बताया था ना, सिविल केसेस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है, सिविल केसेस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यानी कि कंपाउंडिंग हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में कंपाउंडिंग यानी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो अगर कोई सिविल नेचर का सूट है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो कॉम्प्रोमाइज किस चीज का होगा भाई? कॉम्पनसेशन को देने का हुआ होगा। तो अगर कॉम्प्रोमाइज में कोई भी अमाउंट तय हुआ है, उस अमाउंट को इंडेमनिफाइड यानी कि इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिफायर से रिकवर कर सकता है। देखिए, all sums paid under a compromise of such suit provided the compromise was not against the order of the indemnifier and was prudent and reasonable। क्लियर सबको? उम्मीद है आपको इंडेमनिटी वाला प्रोविजन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A indemnifies B against the consequences of any proceeding which C may take against B। तो बिल्कुल सेम वैसे ही है। C ने एक B के ऊपर सूट फाइल किया, B ने खुद को डिफेंड किया एंड A को इन्फॉर्म किया। B ने 2000 रुपए खर्च किए एज कोर्ट कॉस्ट और 5000 रुपए के कॉम्पनसेशन लिए। तो यहां पर A ने B को दोनों अमाउंट देने पड़ेंगे, यानी टोटल मिलाकर के 7000। 2000 रुपए तो कॉस्ट हो गई और 5000 रुपए का कॉम्पनसेशन हो गया। तो ये दोनों अमाउंट रिकवर कर सकता है। स्कोप ऑफ इंडेमनिटी देख लेते हैं। स्कोप बिल्कुल वैसे ही है, ये भी मैंने आपको बताया। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो किस किस चीज को कवर करती है? तो सबसे पहले लॉस कैसे होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग से होना चाहिए। जो नेचुरल डिजास्टर वाले हैं वो इसमें कवर्ड नहीं होते हैं। बट इफ द पार्टीज अग्रीज, अगर पार्टी अग्री करती है तो जो नेचुरल इवेंट है उसको कवर किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सप्रेसली या स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। इसको लिख देता हूं मैं एक बार, एक्सप्रेसली इन कॉन्ट्रैक्ट। ये टर्म्स और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली मेंशन होनी चाहिए। 10 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस आर ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जो लाइफ इंश्योरेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इसका पार्ट नहीं होते अनलेस एंड अनटिल उसको अलग से स्पेसिफाई ना किया हो। और बाकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है या बाकी के जितने भी इंश्योरेंस हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर किया जाता है। तो यहां तक था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो उम्मीद है कि ये दोनों सेक्शंस आपको समझ में आए होंगे। आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको हम लोग तब करेंगे जब हम लोग गारंटी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। एक बार गारंटी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लें उसके बाद में हम लोग डिफरेंस पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों ने इंडेमनिटी वाला पोर्शन कंप्लीट किया। नेक्स्ट रन पे गारंटी को कंप्लीट करेंगे और इसके डिफरेंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।